with the name of Allah Almighty. Land Acquisition Act 1894. Acquisition फ़ायदे के लिए हासिल करना, ज़मीन जो लोगों के फ़ायदे के लिए हासिल की जाए। प्राइवेट लोगों की ज़मीन हासिल की जाती है किसी बड़े फ़ायदे के लिए, वो भी लोगों के। इस ज़मीन को हासिल करने का कानून क्या है? This is your host, Advocate Lecturer M.K. Bhutta. इस कानून का बेस पब्लिक इंटरेस्ट इज सुप्रीम देन प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक का फ़ायदा ज़्यादा सुप्रीम है एज़ कंपेयर टू थोड़े लोगों का और प्राइवेट लोगों के फ़ायदे से। मानो कि एक स्टोरी है। मोमिन ट्रांसपोर्ट्स ने तायराना निगाह डाली है पूरे शहर पर और उसने गवर्नमेंट को एक सजेशन दी है, एक प्लान दिया है कि हमने ठोकर से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक एक रेलवे ट्रैक बिछाना है और उस पर मिनी ट्रेन चलानी है। इससे बस, वैगन, रिक्शा का शोर और रश दोनों गुम हो जाएंगे और लोगों को कंफर्टेबल ट्रैवल मिलेगा। 2 लाख रोज़ाना लोग ट्रैवल करेंगे। गवर्नमेंट को प्लान पसंद आता है, एग्रीमेंट हो जाता है। मोमेंट ट्रांसपोर्ट सर्वे करती है मज़ीद और बताती है ठोकर पर जिस जगह पर रेलवे स्टेशन बनना है वहाँ पर एक शख्स का बसेरा है, नाम है उसका प्यारे लाल। प्यारे लाल का घर भी वहीं है, साथ उसके पास 2 एकड़ ज़मीन भी है जिस पर गन्ने की फसल लगी है, साथ उसकी बार्बर शॉप भी है। जब ये बात पहुंचती है प्यारे लाल के पास कि उसके मकान को गवर्नमेंट ने लेना है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक गुज़रना है, तो प्यारे लाल कहता है हमारी तरफ से गुज़र का ख्याल रहने दो, ये रास्ता भी बहुत पामाल दर्द का है। उखड़ती जाती है दीवाना वार एड़ियों से ज़मीन जहाँ पे हमारी धमाल दर्द का है। फ़कीर बैठे हैं बड़े सुकून से हम, तेरी जुदाई की कुटिया है प्याल दर्द का है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है ला लेने यहाँ तेरा भी हिसाब, और गवर्नमेंट उसके सारे ऑब्जेक्शन दूर करती है, उसके फसल के उसको पैसे देती है, उसकी बिजनेस के उसको पैसे देती है, उसकी जगह के उसे पैसे देती है। और ये जो पैसे गवर्नमेंट देती है इसको कहते हैं अवार्ड। गवर्नमेंट उसे अवार्ड दे देती है और प्यारे लाल को टाटा बाय बाय कह देती है उस जगह से। ये जो ज़मीन प्यारे लाल से लेने का अमल है यही है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। दूसरे मीनिंग में डंडे के ज़ोर पर ज़मीन लेना गरीब और बेचारे लोगों की। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबका एक ही आंसर है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड? लैंड को हासिल करने का तरीकाकार क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कॉलेज क्वेटा 2011, 2013 PU, सेम लाइक BZU मुल्तान और फिर UPF पिशावर। ये क्वेश्चन रेज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर 6 या 7 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन अवार्ड से मुतल्लिक हैं। अवार्ड इसमें मेजर बात है। What is award as understood under the Land Acquisition Act 1894? लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत अवार्ड से क्या मुराद है? अवार्ड से मुराद क्या था? मैंने बताया था पेमेंट, ज़मीन पर ठहरी हुई चीज़ों की पेमेंट करना। What steps a land acquisition collector takes before making an award?
कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ज़मीन को हासिल करते वक्त? किसको? कलेक्टर को। कलेक्टर कौन है? ऑफिसर है जो गवर्नमेंट तैनात करती है कि जाकर पैसे दो लोगों को उनकी ज़मीन के। PU 2009. What is award? How it is made? Explain in detail. What steps are taken by the land acquisition collector before making an award? Explain what remedy available for a person interested who has not accepted the award for adjudication of the matter अंडर द लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन के तहत अगर कोई शख्स अवार्ड नहीं लेता, वो शख्स जो कि इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्ट यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए अगर वो अवार्ड नहीं लेता तो क्या सलूशन है? वो कहाँ जाएगा? कहाँ अपील करेगा? कोर्ट में जाएगा? यस। हाउ एंड व्हेन अवार्ड ऑफ कंपनसेशन अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट बिकम्स फाइनल? ये कंपनसेशन या अवार्ड किस वक्त फाइनल होता है? कौन फाइनल करता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ लैंड एक्विजिशन कलेक्टर? कलेक्टर ने कौन सा प्रोसीजर इख्तियार करना है ज़मीन लेते वक्त? यानी कि अवार्ड कैसे दिया जाएगा, अवार्ड का तयन कैसा होगा, अवार्ड कौन फाइनल करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नोटिफिकेशन के बारे में और एमरजेंसी के बारे में। What is the requirement of publication of notification under section 4 of the Land Acquisition Act? नोटिफिकेशन की पब्लिश कैसे करेंगे, पब्लिकेशन कैसे करेंगे, नोटिस कैसे भेजेंगे? नोटिस दीवारों पर लगाएंगे, लोगों को देंगे, मीडिया में देंगे, न्यूज़पेपर में देंगे, क्या करेंगे? डिस्कस द पावर ऑफ ऑफिसर और ऑफिशियल अंडर सच नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन लग जाएगा उस लोकेलिटी के अंदर, तो फिर ऑफिसर की क्या अहमियत होगी, ऑफिसर कितना ताकतवर होगा, वो क्या क्या पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। 2008 PU। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड इन केस ऑफ अर्जेंसी। अगर जल्दी हो, एमरजेंसी हो, अर्जेंसी हो, तो फिर क्या प्रोसीजर इख्तियार किया जाएगा ज़मीन को हासिल करने के लिए? व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज? अगर कंपनी ज़मीन ले रही है, मोमेंट ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके ज़मीन ले रही है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, तो उसका क्या तरीकाकार होगा? यहां पर फर्क है। या तो कंपनी गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करके वो ज़मीन लेगी, या गवर्नमेंट खुद भी ज़मीन ले सकती है कोई पार्क बनाने के लिए, कोई स्कूल बनाने के लिए डायरेक्ट। तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा कंपनीज के ज़मीन हासिल करने के प्रोसीजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब अवार्ड एक आदमी नहीं लेता, प्यारे लाल सपोज अवार्ड नहीं लेता, वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा। कोर्ट किस चीज़ को कंसीडर करेगी, अहमियत देगी, और किस चीज़ को नहीं देगी? अब ये सवाल आते हैं। व्हाट मैटर्स आ कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन? कोर्ट कौन से मैटर्स को कंसीडर करेगी इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन? कंपनसेशन देते वक्त। टू बी अवॉर्डेड फॉर लैंड एक्वायर्ड अंडर द एक्ट। ये क्वेश्चन 2009, 13, 14, 8 में आया। व्हाट आर द मैटर्स विच आर कंसीडर इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन? कंपनसेशन देते वक्त क्या चीज़ कंसीडर करेगी कोर्ट? हाउ इज मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड? मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी ज़मीन की? व्हाट आर द मैटर्स टू बी निगलेक्टेड बाय द कोर्ट? कोर्ट किन मैटर्स को निगलेक्ट कर देगी इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन? कंपनसेशन देते वक्त कोर्ट कहेगी इन मामलात को छोड़ दो, इनकी वजह से पैसे आपको नहीं मिलने। वो आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट मैटर्स शुड बी इग्नोर्ड बाय द रेफरेंस एक्विजिशन अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट? जब कोर्ट के पास केस जाएगा तो कोर्ट किन चीज़ों को इग्नोर कर देगी, ये डिस्कस करना है। तो हमारे जो टॉपिक हैं जिस पर क्वेश्चन बार बार रेज हो रहे हैं एग्ज़ाम में, एक तो सिंपल क्वेश्चन है लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में डिस्कस करें, इसका प्रोसीजर बताएं। दूसरा अहम टॉपिक है अवार्ड। तीसरा टॉपिक है
नोटिफिकेशन, फिर है अर्जेंसी में क्या होगा, फिर कोर्ट किन मामलात को कंसीडर करती है और किन मामलात को निगलेक्ट करती है। आइए आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आपने टर्म्स को एंजॉय करना है कि इस सारे क्वेश्चन के अंदर टर्म क्या इस्तेमाल होती है। एक टर्म इस्तेमाल होती है पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब है ऐसा आदमी जिसका ज़मीन के अंदर मफाद हो। ज़मीन का मालिक हो सकता है, ज़मीन जिसने मुगेज पर ली होगी वो हो सकता है, जिसने रेंट पर ली होगी वो हो सकता है, जिसकी विरासत में आनी हो वो हो सकता है। तो पर्सन इंटरेस्टेड से मुराद ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाला, मफाद गेन करने वाला शख्स। पर्सन इंटरेस्टेड मीन्स ऑल पर्सन्स, तमाम वो लोग क्लेमिंग एन इंटरेस्ट, जो ये क्लेम करते हैं कि उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस ज़मीन से, जो ज़मीन गवर्नमेंट ले रही है या कंपनी ले रही है। इन कंपनसेशन, वो क्लेम करेंगे अपना इंटरेस्ट, अपना मफाद इन कंपनसेशन, पैसों की सूरत में। पर्सन इंटरेस्टेड से मुराद है वो लोग जो ज़मीन के पैसे लेना चाहते हैं और उनका पैसे लेने का हक भी बनता है। दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है, अब जहाँ भी आएगा पर्सन इंटरेस्टेड पता चल जाएगा ये ज़मीन का मालिक है या इसका ज़मीन में कोई ना कोई इंटरेस्ट है, हक है। दूसरी टर्म है कलेक्टर। कलेक्टर एक ऑफिसर है अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सूबाई गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक पर्सन को, सियाने आदमी को सिलेक्ट करता है, ऑफिसर लगाता है। और द कमिश्नर, या कमिश्नर को कहता है कि तुम ऑफिसर हो और जाकर ये ज़मीन लो और उनको पैसे दे दो। ऐसे पैसे नहीं देगा, इंक्वायरी करेगा, सर्वे करेगा, मेहनत करेगा, लोगों के ऑब्जेक्शन सुनेगा, फिर पैसे देगा। कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट। अगर कोई शख्स कलेक्टर से पैसे नहीं लेता या कलेक्टर जो पैसे दे रहा है उसको कबूल नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, वो कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट का मतलब होगा सिविल कोर्ट, जिसके अंदर एक स्पेशल जज बैठा होगा, बाकायदा अपॉइंट किया जाएगा फॉर ओनली फॉर दीज पर्पसेस, फॉर दीज ऑब्जेक्शंस, फॉर दीज मैटर्स विच आर रिलेटेड टू दिस लैंड जो एक्वायर की जा रही है। कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड। मोमेंट ट्रांसपोर्ट का हमने नाम लिया है जो कि एक मिनी ट्रेन चलाना चाहती है। कंपनी का मतलब है वो होती प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके वो सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करती है। कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड। कंपनी रजिस्टर्ड होगी, कैसे रजिस्टर्ड होगी उसका सारा प्रोसेस है, उसके रूल्स हैं। रजिस्टर्ड होगी। कंपनी रजिस्टर्ड करते वक्त पहली बात, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग कम से कम मिनिमम 100 वर्कर्स होने चाहिए। ऑफिशियल हों, क्लर्क हों, वर्कर्स हों, 100 होने चाहिए। फिर वो कंपनी है। कंपनी के पास बाकायदा प्लान होना चाहिए। एग्रीमेंट करे विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट से वो एग्रीमेंट करे। वो एग्रीमेंट से पहले तो अपना सर्वे करेगी, लैंड में जाएगी आएगी, लेकिन एग्रीमेंट के बाद उसे अलाउ होगा कि वो उस ज़मीन पर जाए, सर्वे करे, देखे, उसको इजाज़त दीजिए। जो कंपनी प्लान दे रही है शुड बी यूजफुल टू पब्लिक। पब्लिक के लिए यूजफुल होना चाहिए। जैसे कि मोमेंट ट्रांसपोर्ट्स ने प्लान दिया है कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर यहाँ पर मैं ट्रेन चलाता हूँ। जैसा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, चनार बाग है, एलडीए है, लोगों के फ़ायदे के लिए, उनको रिहाइश मुहैया करने के लिए इस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है उनको। इंडस्ट्री, बाज़ का जैसे सारा टेक्सटाइल मिल थी लाहौर में, ये बड़ी इंडस्ट्री थी जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही थी, प्रोडक्शन भी हो और लोगों को रोज़गार भी मिले, तो इसको कंपनी कहते हैं।
कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो जो लैंड एक्वायर करेगी वो लैंड वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ना मुगेज कर सकती है, ना ही वो लैंड किसी को बेच सकती है। हाँ, अगर एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ हो फिर और बात है। ये है कंपनी। आपको कंपनी का पता चल गया। पब्लिक पर्पस, पब्लिक पर्पस का क्या मतलब है? जमीन दो बुनियादों पर एक्वायर की जाएगी, या तो कंपनी के लिए जो ट्रेन चलाना चाहती है, या सिंपल पब्लिक पर्पस है। जैसा कि एक इलाका है टकसाली, वहां पर सारे नौजवान आपस में लड़ते हैं, आए रोज कत्ल हो जाता है। गवर्नमेंट सोचती है कि यहां पर एक पार्क बनाया जाए और टकसाली में एक बड़ा ग्राउंड बनाया जाता है, फुटबॉल का वहां पर क्लब बनाया जाता है, ताकि नौजवान अपनी एनर्जी फुटबॉल में दें और अपना गुस्सा फुटबॉल पर निकालें। तो अगर ऐसे पर्पस है तो ये प्योरली गवर्नमेंट का पर्पस है, गवर्नमेंट ने बनाया है, इसमें कोई कंपनी नहीं। गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है फॉर व्हाट? फॉर पब्लिक पर्पस। जैसे कि पार्क बनना, इसी तरह स्कूल बनाया जा सकता है, तवाइफों के मोहल्ले में कोई टेक्निकल हैंड दिया जाता है उनको। नेक्स्ट टर्म है अवार्ड। अवार्ड का मतलब है पेमेंट, जिसके अंदर कंपनसेशन मौजूद होती है, ज़मीन की मालियत मौजूद होती है और ज़मीन पर ठहरे हुए ट्रीज़ क्रॉप्स के पैसे दिए जाते हैं। या किसी का बिजनेस डैमेज होना है उस ज़मीन को एक्वायर करते वक्त तो उसके पैसे भी दिए जाते हैं। कौन देता है? बाय कलेक्टर। कलेक्टर डायरेक्ट देगा। अगर कलेक्टर के दिए हुए पैसे काबिल कबूल नहीं तो कहाँ जाएगा? कोर्ट में जज देगा फिर पैसे। अवार्ड का मतलब है पेमेंट रिसीव्ड बाय कलेक्टर और जज। ये थी टर्म्स। आई होप कि आपको ये टर्म्स समझ आ गई होंगी। इनके ऊपर हम आगे बात शुरू करेंगे। आवर डिस्कशन विल बी फ्रॉम प्रोसीजर। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोसीजर। पिछले टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लें। प्रोसीजर। मोमेंट ट्रांसपोर्ट ने, जो कि एक कंपनी है, मिनी ट्रेन चलानी है, उसके लिए ज़मीन लेनी है। किसने? गवर्नमेंट ने लेकर देनी है। वो कंपनी खुद नहीं भाग पड़ेगी मुझे ज़मीन दो, तो गवर्नमेंट ने लेनी है। तो गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है। आइए वो प्रोसीजर देखते हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन दैट लैंड इज नीडेड। पहला नोटिफिकेशन एक बनेगा, एक नोट बनेगा, एक लिखे हुए अंदाज में कोई बात, एग्रीमेंट लिखा जाएगा। नोट एक, लैंड इज नीडेड, कि ज़मीन ज़रूरत है। पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गज़ट, एक ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर लिखा जाएगा, एक नोट बनाया जाएगा कि ज़मीन ज़रूरत है। एंड देन कलेक्टर पब्लिश नोटिफिकेशन इन लोकेलिटी। कलेक्टर सेलेक्ट हो गया, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गज़ट में आ गया। अब कलेक्टर को इजाज़त है, उसके पास अब जवाज़ है, वो उस नोटिफिकेशन को, उसकी कॉपी को लेकर जाएगा अपने ऑफिस में, फिर उसकी काट तराश करेगा, उसे कैम्प्रीहेंसिव बनाएगा और उसका एक इश्तिहार बनाकर लोकेलिटी के अंदर पेस्ट कर देगा। रिजनेबल प्लेसेस पर, मार्केट प्लेस पर, शॉप्स के बाहर, बाजार में
लोकल न्यूज़पेपर में देगा या ओवरऑल न्यूज़पेपर में देगा, वो पब्लिश करेगा उस नोटिफिकेशन को, इस लोकेलिटी पर कोई प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। नेक्स्ट मरला, कलेक्टर विल सेंड हिज वर्कमैन, कलेक्टर अपने लोगों को भेजेगा जो उसके ऑफिशियल्स हैं, क्लर्क हैं या प्लम्बर है, बोर करके पानी चेक करना है वहां पर ज़मीन कितना वजन बेयर कर सकती है उसको चेक करना है, वो वर्कमैन भेजेगा अपने। क्या करेंगे? वो सर्वे करेंगे, किसको? ज़मीन के लेवल्स को, डिग करेंगे ज़मीन को खोद कर देखेंगे, बोर करेंगे, सुराख करेंगे ज़मीन के अंदर, ज़मीन के किसी टुकड़े पर बाउंड्रीज भी दे सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, अगर वहाँ पर कोई कराप ठहरी हुई है उसको थोड़ा सा कट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन कैसी है, फसल कैसी उगती है, कराप कट कर सकते हैं, कोई फेंस वहाँ लगी हुई है, बाड़, उसे कट कर सकते हैं, कोई जंगल है उस वेस्ट लैंड पर या उस ज़मीन पर, उस जंगल को भी कट करके देख सकते हैं। ये इनके पास इख्तियार है, किसके पास? कलेक्टर के, वर्कर्स के पास, कलेक्टर के पास। कलेक्टर बड़ी बला चीज़ है जी। नो वन विल इंटर इन बिल्डिंग विदाउट कंसेंट और नोटिस ऑफ 7 days। अगर ज़मीन के ऊपर कोई बिल्डिंग है, कोई गोदाम है, कोई गार्डन है, तो वर्कमैन को इजाज़त नहीं है कि उस गार्डन में घुसें या उस बिल्डिंग में घुस जाएं। हाँ, जा सकते हैं बिल्डिंग में, बिल्डिंग की छत पर, अगर बिल्डिंग के मालिक की कंसेंट हो इनके पास, वो अगर रजामंदी देगा या उसको ज़रूरी है कि बिल्डिंग के अंदर जाना, तो 7 days का नोटिस दो कि 7 days का नोटिस है, हमने आपके घर में आना है। जो ख़वातीन पर्दा करती हैं, जो घर के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो ताकि मैनेज कर सके। उस बिल्डिंग में वर्कमैन चले गए, इन केस ऑफ डैमेज, वहाँ पर उनसे कोई डैमेज हो गया, कोई सुराख की है उन्होंने या कोई दीवार गिराई है, कोई भी बिल्डिंग को डैमेज हुआ है, तो पेमेंट ऑन द डिसीजन ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर अथॉरिटी है, वो डिसीजन करेगा, हाँ भाई इस दीवार के पैसे इस बिल्डिंग के मालिक को दो, क्योंकि ज़मीन आप ले नहीं चुके, अभी आपका सर्वे जारी है। कलेक्टर उस ज़मीन के ऊपर काम तो कर सकता है, लेकिन उसको डैमेज करेगा तो मालिक को पैसे देगा। जब ये पहला नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद कलेक्टर ने सर्वे कर लिया उसके ऊपर, फिर नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लोगों को पता चल गया कि ये ज़मीन गवर्नमेंट ले रही है, इस पर धमाल दर्द का शुरू होने वाला है। तो लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन करेंगे, इतराज़ात अपने जमा कराएंगे, कहेंगे जनाब यहाँ पर ग्रेव यार्ड है या हमारे किसी पीर की कब्र है, ग्रेव है, जनाब इधर मेरी शॉप है। प्यारे लाल आकर कहेगा, प्यारे लाल आकर कहेगा राइप क्रॉप ठहरी हुई है मेरी यहाँ पर, गंदम की नुकसान हो जाएगा मेरा। लेकिन ऑब्जेक्शन कौन करेंगे? द पर्सन इंटरेस्टेड, वो लोग करेंगे जो लोग ज़मीन में मफाद रखते हैं, जिनकी ज़मीन है, या जो मुगेज पर लेकर बैठे हैं या रेंट पर लेकर बैठे हैं। पर्सन इंटरेस्टेड सिर्फ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये नहीं कि नत्था भी उठ के आ जाए और कहे कि मैं नत्थ हूँ और फिला बंदे का नुकसान हो रहा है, तू कोई नत्थ नहीं है। कलेक्टर कहेगा इन 30 days आफ्टर द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के 30 days के अंदर अंदर, जब कलेक्टर ने नोटिस लगाया था बाजार के अंदर, उस नोटिस के लगने के 30 दिनों के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन जमा करा सकते हैं आप। रिटन फॉर्म, लिखे हुए अंदाज में कराएंगे जमा अपना ऑब्जेक्शन, ये नहीं बाहर आकर आवाज़ें कसते रहेंगे कलेक्टर को। कलेक्टर से इंक्वायरी, कलेक्टर अपनी इंक्वायरी करेगा। हो सकता है कंपनी के जहन में ना हो, कलेक्टर के जहन में ना हो, गवर्नमेंट के जहन में ना हो, वहाँ पर बहुत बड़ा ग्रेव यार्ड हो जो सारा का सारा डैमेज होता हो, तबाह होता हो, तो उस प्रोजेक्ट पर सोचना पड़ेगा, वो ज़मीन नहीं लेनी पड़ेगी। केस सबमिट टू कमिश्नर, कलेक्टर इंक्वायरी करेगा और फिर वो केस ऑब्जेक्शंस यानी कि इतराज़ात कमिश्नर को भेज देगा।
जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है या जो तैनात किया गया है कमिश्नर, इलेक्ट किया गया है, डिसीजन ऑफ कमिश्नर इज फाइनल। कमिश्नर ने जो कह दिया फिर होना वही है। अब यहां पर हमने बताया कि फर्स्ट नोटिफिकेशन लगने के बाद वहां पर कलेक्टर सर्वे करता है, लोग अपने ऑब्जेक्शन जमा कराते हैं, कमिश्नर फैसला दे देता है। फिर दूसरा मरला शुरू होता है, डिक्लेरेशन ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन की डिक्लेरेशन हो जाती है, ले लो जमीन, हुक्म जारी हो जाता है, ऐलान कर दिया जाता है, ले लो जमीन। कंपनसेशन पेड बाय कंपनी और गवर्नमेंट टू द अकाउंट ऑफ प्रोजेक्ट। जमीन लेने से पहले, जमीन के लेने की डिक्लेरेशन होने से पहले वो कंपनी जितने पैसे की जमीन बनेगी वो पैसा उस प्रोजेक्ट के अकाउंट में जमा करा देगा। कंपनी पैसा पहले जमा कराएगी प्रोजेक्ट के अकाउंट में, क्योंकि लोगों को आगे पैसे देने हैं। फिर डिक्लेरेशन होगा कि हाँ जी ले लो जमीन। गवर्नमेंट अगर जमीन ले रही है पार्क के लिए, फुटबॉल ग्राउंड के लिए, तो गवर्नमेंट भी उस प्रोजेक्ट के अकाउंट में पैसे जमा कराएगी, ताकि कलेक्टर जब वहां मोहल्ले में ठहरा हुआ हो तो लोगों को पैसे चेक दे सके। डिक्लेरेशन विद साइन ऑफ कमिश्नर। जो डिक्लेरेशन निकलेगा वहां से वो अगर किसी पेपर पर होगा, पेपर के नीचे सिग्नेचर कमिश्नर के होंगे या अथोराइज्ड ऑफिसर, या कमिश्नर आपने नहीं किया, मजिस्ट्रेट है, कोई मिनिस्टर है, तो उस ऑफिसर के नीचे सिग्नेचर होने चाहिए। डिक्लेरेशन विल पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। अब दोबारा डिक्लेरेशन भी ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगी। पहले क्या पब्लिश हुआ था, लैंड इज नीडेड, ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ था, फिर आगे मामला चला था। अब जब डिक्लेरेशन हुई तो गजट के अंदर पब्लिश करेंगे कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, ऑफिशियल गजट में आएगा कि ज़मीन को हासिल कर लिया जाए विद इट्स पर्पस। साथ ही डिक्लेरेशन में साथ ही पर्पस भी लिखेंगे, एरिया भी लिखेंगे, कितनी ज़मीन लेनी है, वो मार्कअप ज़मीन होगी, ज़्यादा ना कम होगी, किसी का नुकसान खामखा नहीं करेंगे। मकसद भी बयान किया जाएगा ताकि कल को कोई ऑब्जेक्ट करे, कोई और गवर्नमेंट आए तो कह सके इन्होंने गलत ज़मीन ली थी। कलेक्टर विल टेक ऑर्डर फॉर एक्विजिशन। जब कमिश्नर ने डिक्लेरेशन दे दी, सिग्नेचर कर दिए, गजट के अंदर पब्लिश हुई, फिर कलेक्टर का काम आ गया। कलेक्टर ने जी वो ऑर्डर लिए अपने पास एक्विजिशन के, वो कागज़ अपने पास रखा, चला गया उस इलाके में और उसने मेजरमेंट करनी शुरू कर दी। वो मेजर करेगा लैंड को, दोबारा मार्क करेगा, किले लगाएगा, निशान लगाएगा, एस्टीमेट बनाएगा कि किसकी ज़मीन के कितने पैसे बनते हैं, मार्केट वैल्यू किसकी ज़मीन की कितनी है। नोटिस टू पर्सन्स इंटरेस्टेड टू क्लेम टू हिम। और वो जिन जिन लोगों की ज़मीन उस ट्रैक पर आ रही है, वो जो मिनी ट्रेन चला रहे हैं, मोमेंट ट्रांसपोर्ट वाले, और गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ चला दो, ज़मीन लेकर देते हैं, तो अब कलेक्टर कहता है लो जी क्लेम करो अपने अपने टू हिम। उसे कलेक्टर को क्लेम किया जाए कि जनाब मेरी ज़मीन 5 मरले है और मुझे पैसे चाहिए 50 लाख। मेरी ज़मीन 2 मरले है, मुझे 20 लाख चाहिए। मेरी ज़मीन 5 मरले है लेकिन वो 5 स्टोरीज पर बनी हुई है, मुझे 1 करोड़ चाहिए फॉर कंपनसेशन। और वो कहेंगे, क्लेम करेंगे, अपने अपने रिटर्न फॉर्म में क्लेम देंगे, जनाब मेरी ज़मीन के ऊपर फसल जो कि पकी हुई है, अगर आप वो ज़मीन लेंगे तो पकी हुई फसल ज़ाया हो जाएगी, उसके पैसे भी दो मुझे। तो कंपनसेशन क्लेम करेंगे कलेक्टर से कि मेरे मेरे इतने पैसे बनते हैं। सही है, हर किसी का अलग अलग आएगा। अच्छा, और ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं भाई? कोई शख्स कहता है जनाब आपके लोग आए थे, उन्होंने मेरी ज़मीन को मेजर किया, मेरी ज़मीन 6.25 मरले है लेकिन मुझे पैसे 5 मरले के दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पुरानी रजिस्ट्री है उसमें 5 मरले हैं, 1.5 मरले का हिसाब नहीं है, लेकिन ज़मीन तो हमारे कब्ज़े में है ना जनाब,
मेजरमेंट ठीक कीजिए और मुझे उसके मुताबिक पैसे दिए जाएं। मार्केट वैल्यू, जनाब मेरा तो कॉर्नर का घर है, साथ एक बार्बर शॉप भी है, तो मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा पैसे दिए जाएं। ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। फिर कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, भाई ये जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ये ऑब्जेक्शन ठीक है या गलत हैं, या ये जो कंपनसेशन मांग रहे हैं, जितने पैसे अपनी जगह के मांग रहे हैं, ठीक भी मांग रहे हैं कि गलत मांग रहे हैं। इंक्वायरी करेगा, हिसाब किताब लगाएगा अपना, एंड अवार्ड, और लोगों को बुलाकर उनको अवार्ड दे देगा। अवार्ड मीन उनके पैसे जितने जितने बनते हैं दे देगा। अवार्ड में शामिल कंपनसेशन भी है। अवार्ड ज़मीन की कीमत, मकान की कीमत, कंपनसेशन से मुराद आप ले सकते हैं अगर उस जगह पर कोई फसल पकी हुई ठहरी है, या किसी की शॉप है, बार्बर शॉप है जैसे कि प्यारे लाल की, वहाँ उसका अड्डा है, लोग वहाँ पर आते हैं, वो अगर वहाँ से शिफ्ट होगा उसका बिज़नेस डैमेज हो जाएगा, तो कम से कम उसे 5-10 लाख रुपया देना चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि वहाँ किसी अच्छी लोकेलिटी में अच्छी शॉप बना सके, ताकि वो मदावा हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अवार्ड दिया जाएगा, कलेक्टर अवार्ड दे देगा। अपोर्शनमेंट भी इसे कहते हैं। अपोर्शनमेंट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम ऑफ द कंपनसेशन, कंपनसेशन की तकसीम। लो जी, अवार्ड मिल गया लोगों को। किसने दिए? बाय कलेक्टर, कलेक्टर ने दिए। कब दिए? ऑन अ फिक्स डे, एक फिक्स डे पर, सबकी मौजूदगी में दिए। टेकिंग पोजेशन फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, इनकम्बरेंसेस का मतलब रुकावट, बगैर किसी रुकावट के मलकियत ले ली जाएगी, गवर्नमेंट उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगी फौरन ही अवार्ड देते ही। लो, मामला तो हो गया ख़त्म, ज़मीन आ गई, और अब प्यारे लाल का भी हिसाब हो गया। एक बात है, ये प्रोसेस लंबा नहीं है, हाँ ज़रा लंबा है, और इसमें बड़े पेच और खम हैं। और इसमें पेच और खम भी हैं। ये प्रोसेस इतना लंबा है कि 1 साल भी लग सकता है, 6 माह भी लग सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा मामला हो जाए कि मामला इमरजेंसी का हो जाए, इन केसेस ऑफ अर्जेंसी, अगर अर्जेंट कोई काम करना हो, जैसे कि दरिया साथ बहता है तो दरिया रोड के ऊपर आ जाता है, बंद टूट जाता है, तो रोड किसी और तरफ से निकालना है, किसी और तरफ से रोड लोगों के घरों के अंदर से गुजरेगा, फिर तो लोगों के घर लेने पड़ेंगे। ये तो अर्जेंसी का मामला है, अदरवाइज ट्रैफिक कैसे चलेगी? तो ऐसे मामले में इतना लंबा प्रोसेस कैसे होगा? तो इन केसेस ऑफ अर्जेंसी थोड़ा सा डिफरेंट मामला रखा गया है, एक्ट के अंदर बताया गया है। फर्स्ट डिपॉजिट इन प्रोजेक्ट अकाउंट, जो प्रोजेक्ट है, अगर आपने रोड लोगों के घरों के अंदर से गुजारना है, पानी आ गया है, तो आप पहले उस प्रोजेक्ट का नाम अनाउंस करें और उसके अकाउंट के अंदर पैसे डालें। कौन डाले? गवर्नमेंट डाले, या कंपनी है तो कंपनी डाले। देन कमिश्नर डायरेक्शन टू कलेक्टर, कमिश्नर फौरन कलेक्टर से कहेगा तू कलेक्टर है, जाके सर्वे कर फौरन, तू कलेक्टर है। नोटिस ऑफ 15 डेज, 15 दिनों का नोटिस दिया जा सकता है। बहुत इमरजेंसी है, 48 आवर्स का अल्टीमेटम जारी किया जाएगा, नोटिस दे दिया जाएगा, 48 आवर्स में घर खाली कर दो। नो अवार्ड बिफोर, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा पहले। पोजेशन फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, और मलकियत ली जाएगी विदाउट एनी रुकावट, किसी भी हिंड्रेंस के बगैर, रुकावट के बावजूद, इनकम्बरेंस के बगैर मलकियत ले जाएगी। अब कलेक्टर सर्वे करेगा। अब बातें इसमें बढ़ा सकते हैं जब लिख रहे होंगे,
कलेक्टर ने सर्वे किया, कलेक्टर ने एस्टीमेट बनाया, कलेक्टर ने कहा कि इतने पैसे बनते हैं, कंपनसेशन देगा कलेक्टर, लोगों से मिलेगा। ये फिर आप कर सकते हैं, एमरजेंसी के अंदर अर्जेंसी में भी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना जितना मर्जी चाहें बढ़ा लें इसे। नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंस टू कोर्ट एंड प्रोसीजर। कलेक्टर अवार्ड दे रहा है, प्यारे लाल खड़ा हो जाता है, वो कहता है हमारी तरफ से गुजर का ख्याल रहने दो कि ये रास्ता भी बहुत पामाल दर्द का है। कहता है मैं तो नहीं गुजरने देता यहाँ पर। क्यों जी? वो कहते हैं मुझे तो पैसे बड़े थोड़े मिले हैं, मेरी फसल भी तबाह, मेरा घर भी ख़त्म और बार्बर शॉप थी वो भी ख़त्म, तो मुझे पैसे मोटे चाहिए और डॉलर में चाहिए। अब वो कहता है मेरा अवार्ड ज़्यादा बनता है। वो अवार्ड अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा कलेक्टर का तो फिर क्या करेगा? सिंपल समझा दूं, प्यारे लाल एप्लीकेशन देगा कलेक्टर को कि मेरा केस कोर्ट में रेफर कर दो, इसे कहते हैं रेफरेंस। कलेक्टर रेफरेंस भेजेगा कोर्ट की तरफ, कोर्ट सबको बुला लेगा, इंटरेस्टेड पर्सन को भी, प्यारे लाल को भी, कलेक्टर को भी, कंपनी को भी या गवर्नमेंट को भी, और फिर डिसीजन कर देगा। हो सकता है पैसे बढ़ जाएं, चांसेस तो यही हैं। आइए देखते हैं रेफरेंस टू कोर्ट एंड प्रोसीजर। कोर्ट की तरफ जब रेफरेंस भेजा जाता है वो क्या मामला होता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है? रेफरेंस का मतलब क्या है? जब कलेक्टर प्यारे लाल का केस रेफर करेगा कोर्ट को, पहली बात होगी अवार्ड नॉट एक्सेप्टेड। प्यारे लाल अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन से अवार्ड को? जो कलेक्टर ने दिया है। रीजन बता सकता है कि रॉन्ग मेजरमेंट है जनाब मेरे मकान की, लेस कंपनसेशन है, गंदम की फसल, गन्ने की फसल तैयार ठहरी हुई है और पैसे थोड़े देते हैं, दे ही नहीं रहे। पेमेंट टू नॉन इंटरेस्टेड पर्सन, जनाबे वाला फसल मेरी, ज़मीन मेरी और पैसे दे रहे हैं उसको जिसने मुझसे कमरा किराए पर लिया हुआ था मेरी खेतों के दरमियान में। नॉन इंटरेस्टेड पर्सन को पैसे जा रहे हैं, गैर मुतल्लका शख्स को पैसे जा रहे हैं। ये क्लेम हो सकते हैं प्यारे लाल के। लेकिन प्यारे लाल विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द कलेक्टर्स अवार्ड, कलेक्टर ने जिस दिन फिक्स डे पर बुलाकर अवार्ड दिए थे सबको, उससे 6 हफ्ते, 1.5 महीने तक वो अपना रेफरेंस भिजवा सकता है। रिटर्न एप्लीकेशन टू कोर्ट, वो कोर्ट को रिटर्न एप्लीकेशन भेजेगा थ्रू कलेक्टर, कलेक्टर के हाथ से। आगे दरखास्त को कलेक्टर ही करेगा, कलेक्टर्स बला अथॉरिटी। कलेक्टर स्टेटमेंट टू द कोर्ट, कलेक्टर कोर्ट को अब साथ अपनी स्टेटमेंट भी भेजेगा। ये एप्लीकेशन है, ये बंदा कहता है मेरे पैसे ज़्यादा बनते हैं, मेरी समझ से बाला तारा ये, और मैंने जो इंक्वायर किया है, मेरा जो सर्वे है, मैं जो सोचता हूं, मेरी स्टेटमेंट ये है। इस बात पर क्या स्टेटमेंट हो सकती है? एक्सटेंड ऑफ लैंड, कि जनाब हमें थोड़ी सी और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ी थी, हमने इसे कहा भाई थोड़ी और ज़मीन दे दो। उस पर तो ये कहते हैं कि नहीं, अगर अब मज़ीद तुमने ज़मीन लेनी है तो उसकी कीमत 4 इससे ज़्यादा लगाऊंगा, 4 गुना ज़्यादा लगाऊंगा। या वो कहता है जनाब इसकी ज़मीन के ऊपर कुछ दरख्त ठहरे हुए हैं, किसी काम के नहीं है, लेकिन ये कहते हैं पैसे दो। क्रॉप्स है या बिल्डिंग है, कोई चीज़ भी है, वगैरह वगैरह, ये सारा लिख कर देगा कौन? कलेक्टर। किस पर? एप्लीकेशन के ऊपर। जो एप्लीकेशन दी है प्यारे लाल ने, उस एप्लीकेशन के साथ स्टेटमेंट आएगी। किसकी? कलेक्टर की। पहुंचेगी कहां पर? कोर्ट में। और इस दस्तावेज को, इस डॉक्यूमेंट को कहेंगे रेफरेंस, नोटिस ऑफ कोर्ट टू इंटरेस्टेड पर्सन्स। जितने पर्सन्स भी इंटरेस्टेड हैं, ज़मीन के जितने मालिक हैं, मुगेजी रेंट पर हैं, सारे आ जाओ। और साथ बुला लेगा कलेक्टर को, साथ बुला लेगा कंपनी को या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को।
प्रोसीडिंग्स इन ओपन कोर्ट, ओपन कोर्ट लगाएगा, हर किसी को आने की इजाज़त है, कह दे जो जो कुछ कहता है। क्रॉस ऑब्जेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, और क्रॉस ऑब्जेक्शन होंगे। अगर पर्सन इंटरेस्टेड, प्यारे लाल कोई एक बात कहता है तो वहाँ गवर्नमेंट का ऑफिशियल बैठा हुआ है, वो उस पर क्रॉस ऑब्जेक्ट कर सकता है, एतराज़ कर सकता है। अथॉरिटी कोई बैठी है वो ऑब्जेक्ट कर सकती है। कंपनी का मेंबर बैठा है, कंपनी बैठी है, कंपनी भी कह सकती है जनाब ये बात गलत है या ये बात सही है, तो ओपन कोर्ट होगी, अवॉर्ड बाय जज। और आखिर में जज फैसला कर देगा, ओए दियो इनू 2 लाख और दियो, खैर है कोई नहीं, अवार्ड जज देगा। तो ये तो हो गया रेफरेंस का मामला। रेफरेंस जब आ जाता है तो कोर्ट के पास 2 मामलात हैं कि कोर्ट किन मामलात को कंसीडर करती है और किन को नहीं करती। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट किन बातों को मद्देनजर रखेगी, समझेगी कि ये अहम बातें हैं। मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस दिन फर्स्ट नोटिस पब्लिश किया गया था, कलेक्टर ने जाकर बाजार के अंदर नोटिस लगाया था जिस दिन, उस दिन जमीन की मार्केट वैल्यू क्या थी, उसी को डिटरमाइन किया जाएगा। या जिस तरह की प्यारे लाल की ज़मीन है, साथ एक और शख्स की भी ज़मीन है, संजय लीला भंसाली की। संजय लीला भंसाली की ज़मीन की जो कीमत है, सिमिलर कीमत लगाई जाएगी प्यारे लाल की ज़मीन की। सिमिलर लैंड है तो देख लिया जाएगा मार्केट वैल्यू इसकी क्या बनती है। पोटेंशियल वैल्यू, ज़मीन के ऊपर क्या बिल्डिंग है, ज़मीन पर कितना मलबा है, ज़मीन कितनी अहम है, किस नुक्कड़ पर है, उसकी पोटेंशियल असल वैल्यू उसकी अपनी क्या है, ये कोर्ट देखेगी। ये मार्केट वैल्यू की बातें कर रहे हैं सारी। मार्केट वैल्यू कैसे लगाई जाएगी, सिमिलर लैंड से लगाई जाएगी, उसकी अपनी मलबा, मकान, उसकी अपनी पोटेंशियल से उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जाएगा। कच्चे मकान में और मजबूत मोटी दीवारों वाले चिप्स मकान में फ़र्क होता है। अच्छा, कोर्ट ये बात भी देखेगी, अनलॉफुल और कंट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी डिसरिगार्डेड, अगर वो ज़मीन अहम है किन के लिए, जुआ खेलने वालों के लिए, जुआरी वहाँ पर आते हैं, तवाइफें वहाँ पर आती हैं, इसलिए ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये कंट्रेरी टू पब्लिक पॉलिसी है, अनलॉफुल है। तो इस वजह से अगर ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है तो जज उसको कंसीडर नहीं करेगा, डिसरिगार्ड करेगा। ओवर क्राउडेड बिल्डिंग, बिल्डिंग एक है, एक बिल्डिंग के अंदर 200 लोगों को घुसाया हुआ है तो डेंजरस है। अगर 200 लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है इस वजह से कि 200 लोग उसमें रहते हैं, तो गवर्नमेंट इस बात को देखेगी ये तो वैसे ही डेंजरस फॉर हेल्थ है, डेंजरस है कि 200 लोग इतनी छोटी बिल्डिंग में रहें, तो वो कहेगी इस वजह से अगर इसकी वैल्यू कीमत ज़्यादा है तो डिसरिगार्डेड। तो मार्केट वैल्यू लगाएगी गवर्नमेंट, लेकिन सिमिलर लैंड से, पोटेंशियल वैल्यू से, हाँ अनलॉफुल तरीके से उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है ज़मीन की, रिजेक्ट। अगर वहाँ बिल्डिंग में ज़्यादा लोग रहते हैं इस वजह से बिल्डिंग की वैल्यू है, बिल्डिंग कमा रही है, रिजेक्ट। कंसीडर क्या करेगी, असल हमारा टॉपिक तो ये है ना, मार्केट वैल्यू तो कोर्ट लगाएगी, वो तो हमने बता दिया ये मामला देखेगी, ये मामला नहीं देखेगी। कंसीडर क्या करेगी, ज़मीन पर क्रॉप्स है, फसल है गन्ने की, तो कहेगी इसको पैसे दो जी, फसल जवान है। ट्रीज, दरख्त लगे हुए हैं, दरख्तों के पैसे दो। सीवरिंग लैंड, सीवरिंग लैंड का मतलब है लैंड सेपरेट होती है। अगर लैंड 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, सपोज प्यारे लाल की ही ज़मीन है और उसके दरमियान से ट्रेन गुजर रही है, आधी ज़मीन इधर चली गई, आधी ज़मीन इधर चली गई, तो प्यारे लाल के लिए मसला है, ट्रांसपोर्ट बाद में उसे करनी पड़ेगी, फसल इधर लानी होगी, उधर लानी होगी, तो उसके लिए कंसीडर किया जाएगा भाई इसे थोड़े पैसे और देने चाहिए।
क्योंकि इनकी सिवरिंग लैंड हो गई है, स्प्लिट हो गई है लैंड अर्निंग्स। प्यारे लाल की वहाँ पर बार्बर की शॉप थी, नाई था, वहाँ पर अड्डा था, बहुत सारे लोग आते थे, वहाँ वो शॉप ख़त्म हो रही है, अर्निंग डैमेज हो गई। कोर्ट कंसीडर करेंगे भी इसको पैसे मज़ीद मिलने चाहिए। रेजिडेंस रिहाइश थी, इसकी रहन सहन था, इसका जुग्गा बैठा था, साथ इसके हमसाए थे और रिलेटिव्स थे। रेजिडेंस इसको तब्दील करनी पड़ गई है, पैसे दो इसे मज़ीद। और प्लेस ऑफ बिजनेस, वो तो हम बात कर चुके हैं बार्बर शॉप की। लॉस इफ डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ पब्लिकेशन, अगर किसी सूरत में नुकसान हो रहा है प्यारे लाल को, क्यों कि पब्लिकेशन हुई जिस दिन को और कलेक्टर जब पोजीशन लेने के लिए आया, इसमें बड़ा फर्क पड़ गया। पब्लिकेशन की इन्होंने 2005 में और पोजीशन लेने के लिए आए हैं 2015 में, तो क्या होगा, लैंड की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो इस वजह से भी पैसे कोर्ट कहेगा इसे ज़्यादा दो और करंट वैल्यू लगाओ। कोर्ट कैन अवार्ड एक्स्ट्रा 15%। कोर्ट कलेक्टर ने जो अवार्ड दिया था उसमें 15% का इजाफा कर देगा। अगर ज़मीन हासिल की जा रही है फुटबॉल ग्राउंड के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए स्पेशली, अगर ज़मीन हासिल की जा रही है किसी कंपनी के लिए, मोमेंट ट्रांसपोर्ट्स के लिए, तो फिर जज कहेगा इसके अंदर 25% का इजाफा करो। यानी कि जो अवार्ड दिया था कलेक्टर ने उसमें 25% का इजाफा कर दिया जाए। पब्लिक पर्पस है तो 15% का इजाफा कर दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है नो कंसिडरेशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी मामले को, वो कौन से मामला है, अर्जेंसी। अगर एमरजेंसी ज़मीन की ज़रूरत है तो किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी, कोर्ट कुछ नहीं सुनेगी। कोर्ट इज ब्लाइंड देन। अनविलिंगनेस ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन, जिस आदमी का घर ज़मीन है, अगर वो विलिंग ही नहीं है कि वो आकर पैसे ले या अपनी कंपनसेशन ले या अपना अवार्ड ले या कोई एप्लीकेशन और अपील करे, तो कोर्ट को क्या, कोर्ट इस मामले को कंसीडर नहीं करेगी। डैमेज और इंक्रीज इन वैल्यू आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस दिन पब्लिकेशन की कलेक्टर ने जाकर फर्स्ट नोटिस बाजार में लगाया था, उस दिन के बाद अगर उस ज़मीन की वैल्यू एकदम शूट कर गई है, बढ़ गई है, कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी। कोर्ट कहेगी जिस दिन हमने नोटिस लगाया था उस दिन ज़मीन की वैल्यू क्या थी, हमें वो बात बताई जाए, हम उस पर बात करेंगे, उसी को कंसीडर करेंगे। वैल्यू एकदम शूट कर जाए पब्लिकेशन के बाद, कोर्ट इस रेट को कंसीडर नहीं करेगी। डैमेज बाय प्राइवेट पर्सन, ज़मीन है, गवर्नमेंट खरीद कर रही है, लेकिन साथ एक प्राइवेट पर्सन ने उसकी ज़मीन को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो आदमी कहता है कि मुझे गवर्नमेंट पैसे दे, क्योंकि उस प्राइवेट पर्सन ने मेरी ज़मीन को नुकसान पहुंचाया। उस प्राइवेट पर्सन ने नुकसान इसलिए पहुंचाया क्योंकि ज़रूरी था, वो अपनी ज़मीन बेच रहा था गवर्नमेंट को। कुछ भी मामला है, कोर्ट प्राइवेट पर्सन ने अगर डैमेज किया है आपकी ज़मीन को तो उसका कंपनसेशन नहीं देगी, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगी, क्योंकि डैमेज की वजह से आपकी ज़मीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे मुझे पैसे ज़्यादा दो, गवर्नमेंट ने तो वहीं पैसे देने हैं जो चीज़ दिख रही है। इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एनी अदर लैंड,
अगर किसी और ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट इसको भी कंसीडर नहीं करेगी। किसी की ज़मीन की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि प्यारेलाल की ज़मीन जो ही लेंगे तो उसकी बैक साइड पर जिस शख्स की ज़मीन है वो फ्रंट पर आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो कहता है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए आप उसको कहें जो मेरे पीछे बैठा है वो मुझे कुछ पैसे दे या गवर्नमेंट दे। ना 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 ना, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक और मामला है इम्प्रूवमेंट विदाउट सैंक्शन। पब्लिकेशन हो गई नोटिस की, प्यारेलाल ने अपने घर के अंदर एक और कमरा बना लिया या प्लस्तर करवा लिया कमरा, तो गवर्नमेंट कहेगी मैं उस प्लस्तर के पैसे नहीं दूंगा। गवर्नमेंट नहीं देगी पैसे, वो कहेगी कि आपने हमसे इजाज़त ली थी जो आप इंप्रूवमेंट कर रहे थे। तो इंप्रूवमेंट विदाउट सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब इजाज़त, इजाज़त के बगैर कोई भी इंप्रूवमेंट करेंगे पब्लिकेशन के बाद तो फिर उसके पैसे गवर्नमेंट नहीं देगी। लास्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ कंपनसेशन। ठंडे मीठे मीठे रूल्स हैं। व्हेन द एप्लीकेंट क्लेम, जब एप्लीकेंट दरख्वास्त कोई भी देगा, द अमाउंट अवार्डेड टू हिम बाय द कोर्ट, कोर्ट जो अमाउंट देगी, अगर किसी शख्स ने कलेक्टर के अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने अब क्या करना है, उसको नया अवार्ड देना है। कोर्ट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट सो क्लेम्ड। तो कोर्ट जज्बात में आकर बंदा जितने पैसे मांग रहा है, प्यारेलाल जितने पैसे मांग रहा है, उसको मांगे हुए पैसों से ज्यादा पैसे कभी नहीं देगी। चाहे कोर्ट को पता चल भी जाए कि जितने ये मांग रहा है इसके पैसे इससे ज्यादा बनते हैं, फिर भी नहीं देगी। एक शख्स प्यारेलाल ने कलेक्टर के अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, कोर्ट में गया और कहा मुझे 50 लाख की बजाय 60 लाख चाहिए। कोर्ट उसे 70 लाख कभी नहीं देगी, उसे 60 लाख ही देगी या उससे कम देगी। When the applicant refused to claim or omitted claim, जब प्यारेलाल कोर्ट में क्लेम करने से रिफ्यूज कर देगा या क्लेम करने के बाद क्लेम को छोड़ देगा विदाउट रीजन, बगैर रीजन बताए, रीजन बताए बगैर क्लेम को अगर प्यारेलाल छोड़ देगा, द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड कलेक्टर्स, तो जो अमाउंट उसे अब कोर्ट अवार्ड करेगा वो कलेक्टर की दी हुई अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि अगर एप्लीकेंट अपने क्लेम करके क्लेम को छोड़ देता है, रीज़न भी नहीं बताता, तो उसे वहीं पैसे मिलेंगे जितने कलेक्टर ने दिए थे उसको। तीसरी बात, व्हेन द एप्लीकेंट ओमिटेड फॉर अ सफिशिएंट रीज़न, जब एप्लीकेंट प्यारेलाल क्लेम करने के बाद क्लेम छोड़ देता है फॉर अ सफिशिएंट रीजन, लेकिन उसका रीजन होता है कोई क्यों छोड़ रहा है वो क्लेम, अमाउंट अवार्डेड बाय द कोर्ट शैल नॉट बी लेस, तो अमाउंट जो कोर्ट अब उसे देगी वो कलेक्टर की दी हुई अमाउंट या कही हुई अमाउंट से कम तो नहीं होगी, मे एक्सीड, लेकिन बढ़ सकती है। कलेक्टर की दी हुई अमाउंट से बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। यानी कि प्यारेलाल अगर क्लेम करता है और क्लेम विदाउट रीज़न छोड़ता है तो उसको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने कलेक्टर ने कहे थे ले लो भाई। अगर बाकायदा रीज़न देता है कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ इस क्लेम को, तो हो सकता है कोर्ट कहे ओए इधर आओ भाई, ये ले 2 लाख और तो साथ ले ले, दे सकती है उसे। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने सारी अहम बातें बता दी, आपने इन बातों को एक कहानी समझकर तैयार करना है।
सिर्फ एक सिंपल स्टोरी, प्यारे लाल की स्टोरी समझे से प्यारी प्यारी, और इसको इंजॉय करें। और एग्ज़ाम में जब बैठे हों, जो मन में आपके फूट रही हों हेडिंग्स दिए जाएं और नीचे लिखे जाएं। So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. For online studies or for complete further lectures, you can come on my Skype, that is lecturer MK Bhutta, or you can WhatsApp me 0333 4655 305. Thank you very much.